दोस्तों कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 10th बायोलॉजी का फर्स्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। और जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है शिव नारायण क्लासेस को, उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैंने ये भी देखा आज की कमेंट जो मेरा था आप लोगों ने दिया था, काफ़ी इंकरेजिंग कमेंट थे कुछ लोगों के, लेकिन काफ़ी जो लोगों ने लाइक नहीं किया था वीडियो को, जिनको पसंद नहीं आया था, उनके कमेंट्स भी अच्छे थे, उनके सजेशन बहुत अच्छे मुझे लगे। सो ऐसे ही सजेशन देते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, मेरी गलतियों को बताते रहिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अब लाइफ प्रोसेस चैप्टर के पढ़ने से पहले हमको उनके बारे में जानना होगा कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर होता है। तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर के बारे में हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं, इसमें हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे इस बार। एनसीईआरटी के वाइज चल रहा है, थोड़े मोड़े एंजाइम्स के बारे में एक्स्ट्रा मैं बता दूंगा। और लाइफ प्रोसेस चैप्टर के बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं, ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, इस वजह से इसकी वीडियो काफ़ी लॉन्ग जाएगी। खैर उसकी चिंता ना कीजिए। अब लाइफ प्रोसेस के बारे में जानिए कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो ये लाइफ प्रोसेस एक बेसिक फंक्शन है जो परफॉर्म किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ। अगर इसकी आप परफेक्ट डेफिनेशन चाहिए तो मैं बोल देता हूँ, पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ। मतलब ऐसे फंक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहे हैं जो अपनी लाइफ को मेंटेन कर रहा है, जैसे रेस्पिरेशन है, सांस ले रहे हैं एनर्जी के लिए, और एक्सक्रीशन है हार्मफुल वेस्ट निकलने के लिए। तो ये हमारी बॉडी को लाइफ को मेंटेन कर रहा है लाइफ प्रोसेस में और बॉडी में, ठीक। हम लोग जानते हैं लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस सिर्फ उन्हीं के अंदर होगा जो उनके अंदर लाइफ होगी। अब लाइफ कैसे होगी, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। मैं आपको अभी नोट्स दूंगा फिलहाल, अभी मैं इसके बाद अभी देने ही वाला हूँ कुछ सेकंड्स बाद। तो पहले आप ये जान लीजिए कि लिविंग बींग्स के लिए, लिविंग कहलाने के लिए क्या क्राइटेरिया है। मतलब जिंदा तो है लेकिन उसको कैसे जिंदा कह सकते हैं। तो उसके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू सेट एन ऑर्गेनिज्म दैट ही वाज लिविंग और नॉट इज मूवमेंट। थोड़ी सी इंग्लिश मेरी पुअर हो जा रही है, लेकिन कोई नहीं, मैं इम्प्रूव कर लूँगा। लेकिन ये बेसिक्स पकड़िए कि एक मूवमेंट एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसके अनुसार, जिसके अकॉर्डिंग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग कह सकते हैं। मूवमेंट मतलब एक डिफरेंस, एक प्लेस पे दूसरे प्लेस में जाना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। स्टूडेंट्स, ये मेरी कुछ नोट्स हैं मैंने बनाई हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको अगर आपने नोट कर लिया तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप 79% से 90% तक नंबर स्कोर कर सकते हैं। और इसमें हम देख लीजिए, मैंने जो बताया था कि एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव और नॉट इज़ मूवमेंट, मतलब मूवमेंट है। अब मिमोस्का प्यूडिका एक एग्जांपल दिया है। हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इस वर्ड का काफ़ी यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैं इसको पहले यहाँ बता देता हूँ। मिमोस्का प्यूडिका जो छुई मुई होती है, मतलब एक इमली के पौधे की लीफ की तरह होती है, उसको हम लोग जैसे टच करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। इसका रीज़न ये है कि वो वाटर लूज़ कर जाती है। इसके बारे में डीपली हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग कैसे कर सकते हैं, मूव बाय देमसेल्फ, मतलब मूवमेंट हो गया। उसको लिविंग थिंग नीड फूड एंड एयर एंड वाटर। उसको फूड और एयर और वाटर की खास तरह से ज़रूरत है, नीड है उसकी। लिविंग थिंग कैन ग्रो, कैन बढ़ सकता है और वो उसकी ग्रोथ हो सकती है। जैसे कि हम ही लोग के देख लीजिए, स्मॉल हाइट से बड़ी हाइट तक चल जाते हैं। लिविंग थिंग कैन रेस्पायर कर सकता है, यानी इनहेल कर सकता है, ऑक्सीजन ले सकता है। लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस, मतलब अपनी जैसे और कॉपी बना सकता है। मैंने बताया था बेसिक फंक्शंस, कुछ बेसिक फंक्शंस देख लीजिए। न्यूट्रिशन है, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और ग्रोथ एंड मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। इसमें से कई टर्म आपने पहले पढ़े होंगे, लेकिन मैं फिर से उसका रिवीजन करा दे रहा हूँ। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व द टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी एंड कन्वर्टिंग इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। मतलब एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, वो एक खाना ले रहा है, रोटी खा रहा है, उसको चबा रहा है, उसको सिंपल सेलुलर मॉलिक्यूल्स में उसकी बॉडी ब्रेक करेगी, फिर उससे एनर्जी डिराइव करेगी। रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वो उसी फूड में ऑक्सीजन उससे कंबाइन होगा, वो फूड बर्न होगा और एनर्जी उससे इवॉल्व होगी, एटीपी निकलेगी, एटीपी। आगे पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी में विभिन्न तरह के सब्सटेंस एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी से पार्ट तक
एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट होंगे, जैसे कि ऑक्सीजन जो होता है वो हमारी बॉडी से जो लंग्स से अदर पार्ट कैसे जाता है, हीमोग्लोबिन की वजह से है। अभी उसके बारे में भी पढ़ना है थोड़ा मोड़ा, इसमें आप देख लीजिए। एक्सक्रीशन प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में जो प्रोड्यूस होते हैं वो थ्रोन आउट होते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म को हेल्प होती है चेंजिंग इन्वायरमेंट सिस्टम में सर्वाइव करने के लिए। सिर्फ कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की ये होल डेफिनेशन है, पूरी अकेले किसी की नहीं है। और ये भी आप देख लीजिए रिप्रोडक्शन के लिए कि अपने जैसे एक एग्जिस्टिंग वंस को बनाना, एक नेक्स्ट जनरेशन में बनाना, ठीक है। अब लिविंग बीइंग्स के बारे में पढ़ना है। और अब हम लोग आते हैं न्यूट्रिशन पे। देख लीजिए न्यूट्रिशन ये है। अब न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग फूड लेते हैं और उसको सिंपल सोल्युबल मॉलिक्यूल्स पे वो कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो फूड, एक सिंपलेस्ट फूड क्या हो सकता है? ग्लूकोज। हमारी बॉडी फूड को ब्रेक करके ग्लूकोज के फॉर्म में रखती है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये कैसे बनता है ये हम लोग अभी फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। ये क्लियर है? तो बताइए हैं। अब न्यूट्रिएंट भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से डिराइव करता है और उसको एक अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज़ करता है। और अब न्यूट्रिशन के बारे में बात करें। अब आपको न्यूट्रिशन के टर्म को समझाने के लिए मुझे एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। मान लीजिए न्यूट्रिशन एक फादर है और उसके 2 बेटे हैं जिसका नाम ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक है। एक बहुत नालायक लड़का है जिसका नाम है हेटेरोट्रॉपिक, वो खुद से कुछ काम नहीं करता, वो दूसरों पे डिपेंड रहता है। और एक बहुत लायक लड़का है जिसका नाम है ऑटोट्रॉपिक, बहुत ही लायक है, अपने से सब काम करता है, यानी अपने के साथ साथ अपने भाई हेटेरोट्रॉपिक के भी एक ब्रांच को संभालता है। तो देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज लाइक बेटे के बारे में जानते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड। मतलब ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऑटोट्रॉपिक वही होते हैं जो खुद से खाना बना लेते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक के बारे में ही देख लीजिए आप। इसका एग्जांपल होगा ग्रीन प्लांट, ब्लू ग्रीन एल्गे, बहुत से इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। और इसमें जो प्लांट होता है जिस प्रोसेस से अपना खाना बनाता है उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अभी इसके आगे बारे में तो देखिए बच्चों, ग्रीन मैंने अभी बताया फोटोसिंथेसिस, आगे पढ़ेंगे, इस पर कुछ आप लोग बवाल मत कर दीजिएगा। और ये देखिए ये हम लोग पढ़ रहे थे ग्रीन प्लांट के बारे में। ग्रीन प्लांट जिस प्रोसेस से अपना बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उनका, और जिस प्रोसेस से वो खाना बनाते हैं उसे हम कहते हैं, क्या प्रोसेस कहते हैं, उसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और देख लीजिए ऑल ग्रीन प्लांट और ऑटोट्रॉप, मतलब वो खुद से खाना बनाते हैं। अब आ जाते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, क्योंकि वो ग्रीन पिगमेंट जहाँ स्टोर करते हैं उससे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, और जिस कलर्ड बॉडीज़ में उसको स्टोर करते हैं उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ। अगर आपको चाहिए क्लास 9th की वीडियो तो मैं बना दूंगा, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा मुझे पहले, है। अब आप देख लीजिए ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड from the inorganic substance like CO2, water and depend on another organism is called heterotroph organism। देख लीजिए इस ऑर्गेनिज्म को मतलब हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वही होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। सिंपली इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए और इसकी डेफिनेशन को याद कर लीजिए। कहीं से भी सोर्स लगेगा, बस आपको इस वीडियो के बाद 2 बार एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, कुछ उसके पॉइंट्स याद करने हैं मात्र, आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। एक दिन में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कहीं देखा एक दिन में चैप्टर पूरा होते हैं, नहीं ना। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पढ़ लिया। आपको एक बात बता दूं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी 3 पार्ट होते हैं। अब आप समझोगे सर कैसे। अब आप हेटेरोट्रॉपिक हो, बट आप लोग हेटेरोट्रॉपिक में कौन सी ब्रांच में आते हो, वो होलोजोइक है। अभी हम पढ़ेंगे होलोजोइक क्या होता है। अब जैसे आप लोग को लगेगा क्यों सर इसको डिवाइड कर दिया गया, मतलब क्यों इसमें सिस्टम ये अलग हो गया। तो इसमें ये सिस्टम अलग हो गया कि मशरूम भी तो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, लेकिन वो कैसे खाना खाता है, कैसे वो करता है। वो उसको कभी देखा है कभी रोटी सब्जी खाते हुए? नहीं ना। और कभी लीच को देखा है, जो जोंक होता है गांव में, सुना होगा आप लोगों ने कि वो खाना रोटी खा रहा है, सब्जी खा रहा है, दाल पी रहा है। नहीं ना, ये सब सिस्टम नहीं है ना। तो यही है कि सेप्रोफोटिक न्यूट्रिशन को हमको पहले समझना पड़ेगा, एक एक पार्ट को इसलिए डिवाइड किया गया है उनके खाने के तरीके पे। आप सेप्रोफोटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं। और सेप्रो मीन्स ही रोटेन होता है, मतलब सड़ा हुआ है, और ट्रॉपिक मतलब होता है न्यूट्रिशन, मतलब सड़ी हुई चीज़ से न्यूट्रिशन लेना, ठीक है। अब सेप्रो मीन्स होता है रोटेन। अब आप समझ लीजिए, सेप्रो मीन्स रोटेन होता है, ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन होता है। तो मतलब रोटेन जो न्यूट्रिशन रोटेन थिंग से डिराइव हो,
हैं, इसमें कोई समझने वाला चीज़ नहीं है। अब देखिए सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो होता है उसको परफॉर्म करने वाले हर ऑर्गेनिज्म को हम लोग सैप्रोफाइट्स बोलेंगे। इसके कुछ एग्जांपल है मशरूम, मोल्ड, मशरूम का साइंटिफिक नेम होता है एग्रिकस, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें न्यूट्रिशन में जो होता है ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड विदाउट किलिंग देम। अब देख लीजिए पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब देखिए पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में क्या है, इसको पॉइंट को नोट कर लीजिए कि इज दैट न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। मतलब ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना तो लेंगे लेकिन उसको मारेंगे नहीं। अब शेर क्या होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ज़रूर डिपेंड रहता है, उसको मार देता है, लेकिन जो पैरासिटिक होते हैं उसमें मारते नहीं हैं। जो पकड़ लेगा आपको, लीच एक एग्जाम्पल है, एक राउंड वॉर्म एग्जांपल है। अगर जोंक आपको पकड़ लेगा तो उसके आपके ब्लड को सक करेगा, आपको मारेगा नहीं। लेकिन जो लीच होता है, अरे जो राउंड वॉर्म होता है, अरे शेर होता है, वो खाता है सबको, मार देता है, किल कर देता है। टाइगर होता है वो किल कर देता है, कार्निवोर हर ऑर्गेनिज्म किल कर देता है, ठीक है। अब कार्निवोर को आप लोग पैरासिटिक से मत जोड़ लीजिएगा, इसलिए मैंने आपको बोला था, ठीक है। अब देख लीजिए कुछ और पैरासिटिक एग्जाम्पल की एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है भैया? प्लाज्मोडियम वो होता है जिससे हमको मलेरिया होता है, एक प्रोटोजोन में आता है प्रोटिस्टा इसका किंगडम है, ठीक है। मैंने आपको ऐसे बता दिया प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन है जिसका प्रोटिस्टा किंगडम है। कस्क्यूटा जो अमरबेल नहीं होती है गांव में, वो होती है। और राउंड वॉर्म जो होती है वो हमारे पेट में होता है, ये हमारे पेट से न्यूट्रिशन लेता है, मतलब हम ही से, हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमसे। और राउंड वॉर्म हमें मार तो नहीं देता ना, तो इससे देखिए वो हमारी डेफिनेशन में फुल बैठ रहा है। एक तो हमसे न्यूट्रिशन ले रहा है, हमको मार भी नहीं रहा है। अब देख लीजिए राउंड वॉर्म का जो साइंटिफिक नेम होता है उसको कहते हैं एस्कैरिस ल्यूब्रिकॉइड्स। इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके वापस लिख लीजिए, एस्कैरिस ल्यूब्रिकॉइड्स, ठीक है। अब एस्कैरिस क्या होता है, वो अब नीमाटोडा में होता है, वो अभी हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे। अब होलोजिंग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लीजिए, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है होलोजिंग न्यूट्रिशन के बारे में। होलोजिंग न्यूट्रिशन इज एन दैट न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक अ कॉम्प्लेक्स ऑफ फूड मटेरियल इन द बॉडी थ्रू इंजेशन। इंजेशन से हमारे प्रोसेस से बॉडी के वो फूड लेते हैं, फिर उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं, फिर जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसी एब्जॉर्ब फूड को एसिमुलेट करते हैं और हमारी बॉडी के ग्रोथ रिपेयर के लिए यूज़ किया करते हैं, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से थ्रो आउट हो जाता है, उसको हम इजेशन कहते हैं। होलोजिंग न्यूट्रिशन में हम लोग आते हैं, क्या करते हैं, रोटी खा लेते हैं, सब्जी खा लेते हैं, वो रोटी सब्जी जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है, फिर डाइजेस्ट होने के बाद हमारा ब्लड उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर उसी को हम लोग एनर्जी से यूज़ करते हैं, एसिमुलेट करते हैं। अब देख लीजिए इसको कर लेते हैं, यही एक सिस्टम है इसका। खाना खा लेंगे, रोटी सब्जी खा लेंगे, उसको ब्रेक कर लेंगे, उसको ब्रेक डाइजेस्ट कर लेंगे, डाइजेस्ट करने के बाद उसका जो आएगा फूड उसको हम लोग अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करेंगे, रिपेयर के लिए यूज़ करेंगे। तो यही हमारा सिस्टम है, ठीक है। मैन, कैट, डॉग, डियर, लॉयन, अमीबा क्या होता है सर? तो अमीबा तो भैया एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका कोई पार्टिकुलर शेप होता नहीं है, वो खाना कैसे लेता है सर? तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे सर। आप देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में आप लोगों को मैंने बोला था कि आगे बताऊंगा, तो वो समय आ गया है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है जिसमें हम लोग फोटोसिंथेसिस कह सकते हैं। तो ये देखिए फोटोसिंथेसिस की एक केमिकल रिएक्शन है, देख लीजिए इसको ध्यान से, इसके आते ही एग्ज़ाम में। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछता है। पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब आप लोग पूछेंगे सर कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का मैं पहले डेफिनेशन बता दूं, मैंने लिखा नहीं, बहुत कॉमन चीज़ होती है, अगर वो भी लिखने के लिए है तो दिक्कत है फिर आप लोगों के लिए। ये होता है कि the process by which green plant make their food with the help of sunlight, CO2 and H2O and with the help of chlorophyll is called photosynthesis है। सनलाइट का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ठीक है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कहीं पे भी ढूंढ लीजिए, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। अब इसमें देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ बॉडी जो होती है, हर एक कंपोनेंट के बारे में हम फंक्शन बताएंगे, ठीक है। क्लोरोफिल का क्या फंक्शन होता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है और जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्प्लिट करने में मदद आता है वो सनलाइट करता है, ठीक। अब क्लोरोफिल सनलाइट को वो कर लिया भैया, एब्जॉर्ब कर लिया, ट्रैप कर लिया। अब उससे हम लोग जो होता है केमिकल एनर्जी को, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ब्रेक कर लेते हैं जिसमें हमारे वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयन में ब्रेक कर देते हैं और फिर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट हो जाता है।
रिडक्शन मतलब इसमें हाइड्रोजन प्लस हो जाता है या तो ऑक्सीजन हट जाता है। मैंने केमिकल रिएक्शन चैप्टर आपके लिए वीडियो डाल दी है, उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में अच्छे से दिया है, ठीक, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में अच्छे से दिया है। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, रिएक्शन में जो होता है हाइड्रोजन ऐड होगा या तो ऑक्सीजन हटेगा, या फिर नॉन मेटल ऐड होगा या फिर नॉन मेटल हटेगा, ठीक है, आयन के एक्सचेंज के हिसाब से होता है। अब देख लीजिए प्रोसेस के बारे में आप लोग ने मेरे ख्याल से कहा होगा सर आप डाल रहे हैं, तो देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस को। देख लीजिए, ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द CO2 and H2 यूजिंग सनलाइट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसमें मैंने रिएक्शन भी अलग से आपके लिए लिख दी है। इसमें जो ग्लूकोज बॉडी में बनता है उसको एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, उसको स्टार्च में स्टोर कर लेते हैं। हमारी बॉडी में ये स्टार्च को जो हम लोग स्टोर करते हैं, ये तो प्लांट में स्टार्च के नाम से है, हमारी बॉडी में ग्लाइकोगन के फॉर्म में होता है, वो नाम पे होता है। मैं अभी आपको उसके बारे में बताऊँगा। ये चीज़ आप याद कर लीजिए, नेसेसरी थिंग्स फॉर द सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस इज सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 एंड वाटर हैं। अब ये आप देख लीजिए। अब ये भी एक फैक्ट लिख लीजिए, जो एक्स्ट्रा स्टार्च प्लांट में होता है वो विदिन 3 डेज़ में यूज़ हो जाता है बॉडी में। इसको देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2, वाटर आपको मैंने बता चुका है कि इस डेफिनेशन के अनुसार ही आप देख लीजिए जो प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट अपना फूड बनाते हैं। इसको इंग्लिश में अगर मैं बताऊं तो एक प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O यूजिंग सनलाइट एंड इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये आप लोग नोट कर लीजिए। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज यहाँ पे बना होता है फोटोसिंथेसिस में, वो प्लांट स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेता है और हमारी बॉडी में वही स्टार्च को ग्लाइकोगन का नाम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो ग्लूकोज है उसको स्टार्च ही दिया हुआ है। और ये स्टार्च जो है वो प्लांट अपने जो प्लांट के स्ट्रक्चर में या फिर बॉडी में उनके वो 3 डेज़ के टाइम में अंतर्गत उसके यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बच्चे नीट के लिए तैयारी करने जा रहे हैं, 11th के लिए लेने जा रहे हैं बायोलॉजी, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। अब देख लीजिए, आप लोगों ने कहा होगा सर अब हो गया बहुत, आप जो उसमें आगे, ठीक है, उसको छोड़िए। अब हम लोग कैसे लेते हैं कुछ भी प्लांट के लिए अपना जो भी नेसेसरी थिंग्स हैं वो कैसे आता है। जैसे अब आप लोग जानते हैं वाटर तो रूट से आता है, सनलाइट लीफ से आती है, ऑक्सीजन कहाँ से आता है, स्टोमेटा से आता है। स्टोमेटा को कंट्रोल कौन करता है, स्टोमेटा होते हैं एक टाइनी पोर्स होते हैं और वो उसकी जो ओपनिंग क्लोजिंग होती है एक सेल से कंट्रोल की जाती है, उसको हम लोग कहते हैं गार्ड सेल, ठीक है। इसको आप लोग एकदम आसान से एकदम अच्छे से देख लीजिए। वाटर रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस इज एब्जॉर्ब बाय द रूट फ्रॉम द सॉइल थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है अब मैं बता दे रहा हूँ, 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये होगा आपका ऑस्मोसिस। या फिर इसका एक और परफेक्ट डेफिनेशन देखेंगे, सुनना चाहें तो सुन लीजिए। द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस नहीं, ऑफ अ वाटर, फिर से बोल रहा हूँ, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें ये भी लिख लीजिएगा, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आपको फिर से चाहिए, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, द प्रोसेस बाय विच द वाटर मोलिक्यूल आर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये एक परफेक्ट डेफिनेशन है ऑस्मोसिस की, ठीक है। अब आइए इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। फोटोसिंथेटिक सेल को हम लोग मेसोफिल सेल भी बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, मैंने आपको बच्चों को बता दिया है। और यहाँ पे जो होता है ये सब छोड़ दीजिए, अब हो गया क्लोरोफिल हो गया। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं जो हमारा होता है होलोजोइक, उसको भी 3 पार्ट में बांटा गया है कि वो खाते क्या हैं। उस पॉइंट पे हम लोग डिवाइड किया है हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। हर्बीवोर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट खाते हैं, कार्निवोर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो मीट खाते हैं, और ओमनीवोर जो होते हैं जो बोथ खाते हैं, दोनों ये जो होता है मीट और प्लांट दोनों। इसका एग्जांपल होगा गोरिल्ला, ठीक है, एक वन ऑफ द एग्जांपल है। हम ह्यूमन डॉग भी एक एग्जांपल होगा ओमनीवोर का, ठीक है, क्योंकि रोटी भी खाता है और मीट भी खाता है एज वेल एज, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं अमीबा के बारे में। तो भैया अमीबा के बारे में पढ़ते हैं, तो अमीबा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। अब आप लोग कहेंगे सर आपने न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ा दे रहे हैं सर, ये क्या दिक्कत है। मतलब अब न्यूट्रिशन इन अमीबा अगर एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो कोई नहीं, जान लीजिए।
मेरे को याद नहीं कि एनसीईआरटी में दिया है कि नहीं। जो होते हैं ये होलोजोइक न्यूट्रिशन ही रखते हैं। ये जिस प्रोसेस से खाने को खाते हैं, फूड को इंटेक करते हैं, उसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। और इनकी जो होल इनका जो सिस्टम है खाना खाने को डाइजेशन, उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे हैं, वो पढ़े थे हम लोग क्लास 9th में हैं। इसमें वेरियस स्टेप होते हैं। इंजेक्शन होता है जिससे हम लोग फूड लेते हैं, पूरा होलोजोइक में होता है। होलोजोइक प्रोसेस में इंजेक्शन जो होता है उसके कई पार्ट हैं। जैसे इंजेक्शन से, अब याद कर लीजिए, बताने वाली चीज़ें नहीं है। इंजेक्शन जो होते हैं वो होती है जिससे हम लोग फूड लेते हैं। डाइजेशन से हम लोग उस फूड को ब्रेक करते हैं, एब्जॉर्प्शन से हम इसको एब्जॉर्ब करते हैं, एसिमिलेशन से उस एब्जॉर्ब फूड को बॉडी के लिए यूज़ करते हैं, और डाइजेशन से जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उसको हम लोग सीक्रेट कर देते हैं, अपने बॉडी से आउट कर देते हैं। जो होता है इसमें इंजेक्शन प्रोसेस जो होता है वो उसके इरेगुलर शेप से होता है, सीडोपोडिया जिसे बोलते हैं, जिसका कोई पार्टिकुलर शेप नहीं होता। इसको अपने इस शेप पे लेकर इस फूड पार्टिकल्स को देखिए, ये फूड पार्टिकल्स है, इसको ये न्यूक्लियस है, इसको देखिए इंगल्फ कर गया, तो ये इंजेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। ये देखिए डाइजेशन, जो इसमें जो फूड पार्टिकल जैसे बॉडी के अंदर जाता है, ये एक वैक्यूल बना लेता है जिसको हम लोग फूड वैक्यूल बोलते हैं। और जो फूड वैक्यूल के अंदर इसमें जो एंजाइम्स होते हैं अमीबा में, वो उस फूड वैक्यूल के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस से गुजरते हैं। और डिफ्यूजन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये आप ये याद कर लीजिए, ये 9th में आप लोगों को पढ़ा, मैं बताने वाली चीज़ें तो सब है नहीं। ठीक है, अभी देख लीजिए इसके अंदर जो फूड पार्टिकल्स हैं, ये जो एंजाइम्स हैं इसके अंदर घुस जाएंगे। अब इसके अंदर जो उसको डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक, अब डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो हमारी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि वो जो होता है वो अब फूड वैक्यूल की मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ हो जाता है बाहर की तरफ। ठीक है, डिफ्यूज़ हो जा रहा है। ठीक है, और वही फूड को हम लोग फिर एसिमिलेशन का कोई वो नहीं रोल होता है, फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर उसी को ऑब्टेन एनर्जी के लिए एसिमिलेट कर लेता है, और फिर वो ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है अमीबा, तो कई लोग कहते हैं कैसे ही करता है, ये मियोसिस प्रोसेस से करता है, जिसमें एक सेल जो होती है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर जाती है। अब मियोसिस क्या होता है सर? तो बच्चों अगर आपने 9th का वीडियो चाहिए तो बता दीजिए, फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, कोई ये नहीं बताता जल्दी। मियोसिस प्रोसेस एक ऐसा फंडामेंटल प्रोसेस है जिसमें एक मदर सेल होती है, मतलब एक सीड से विभिन्न पौधे निकल आते हैं, वो 2 डॉटर सेल पे डिवाइड होती है। मियोसिस में सेल डिवीज़न होता है, जैसे एग और स्पर्म का मिक्सचर होता है। ठीक है, वो हमारे ह्यूमन बींग्स में मियोसिस होता है और बाकी अदर ऑर्गेनिज्म में मिटोसिस होता है। ठीक है, अब आप इसको देख लीजिए, पैरामीशियम भी सेम टू सेम जैसा अमीबा फॉलो करता है न्यूट्रिशन, वैसे ही फॉलो करता है। ठीक है, और अमीबा पैरामीशियम दोनों प्रोटोजोन है, और दोनों किसके अंदर आते हैं? दोनों अंदर आते हैं प्लांट किंगडम के, प्रोटिस्टा, और शायद अमीबा आता है मेरे ख्याल से प्लांट के थैलोफाइटा में है, उसके बारे में बाद में पढ़ते हैं। एल्गे होता है, सॉरी, ये अमीबा इसी प्रोटिस्टा में आता है। पैरामीशियम के भी कुछ प्रोसेस होते हैं, ये देख लीजिए, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, यही होता है। फूड वैक्यूल बनता है, फूड वैक्यूल से होता है उधर। अगर उस पॉइंट को, उस पेज को अगर आपने स्क्रीनशॉट या फिर उसका नोट कर लेंगे तो काफ़ी अच्छे से आप समझ सकते हैं। मैंने वैसे उसको समझा दिया है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स जो है वो हमारे, देखिए उसको हमने सीक्वेंस वाइज कर लिया है। माउथ जहाँ से फूड जाता है, ओसिगोफागस, डरो मत कि क्या है भैया, ये फूड पाइप ही का दूसरा नाम है, और विंड पाइप का दूसरा नाम ट्रैकिया होता है। स्टमच भैया पेट, जो जे शेप का होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर ये है। अब देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर आ चुका है डाइजेशन के लिए। अब आपको मैं ये पॉइंट बस आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इसमें कोई बताने नहीं, इसका हर एक एंजाइम का फंक्शन मैं अभी बताऊंगा। देखिए जो ग्लैंड एसोसिएटेड विथ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं उसमें कुछ सिर्फ बहुत सी ग्लैंड नहीं, सैलिवरी ग्लैंड है, लीवर और पैनक्रियाज है। ठीक है, और स्टमच में भी हमारे कुछ गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जो, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग, देखिए स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए। माउथ में अब एंजाइम क्या होता है, तो एक एंजाइम आपको किसी भी सोर्स से पता चल जाएगा, एक बायो कैटलिस्ट है जो हमारे बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं बायोलॉजिकल उसको फास्ट करता है। ठीक है, जब एंजाइम इज जस्ट बायो कैटलिस्ट और केमिकल सब्सटेंस विच फास्ट आर बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, अब ये देखिए ऑर्गन क्या होता है। ऑर्गन क्या है, इसमें ऑर्गन का फंक्शन ये कि कौन सा ऑर्गन क्या सीक्रेट करता है और एंजाइम कौन सा करता है। ठीक है, माउथ सेलेबरी एमिलेज करता है, ओसिगोफागस कुछ नहीं करता है। स्टमच होता है वो पेप्सिन और गैस्ट्रिक जूस होते हैं वो सीक्रेट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो कुछ नहीं। लीवर जो होता है वो बाइल, और पैनक्रियाज जो होता है ट्रिप्सिन और लाइपेज करता है। ठीक है, अब इसको ध्यान से पढ़िए, ये सब वो न्यूट्रिएंट हैं जो हम लोग डिराइव करते हैं। आप कहोगे सर ये आपने क्या लिख दिया है, तो हम बताते हैं। जो हम लोग न्यूट्रिएंट लेते हैं वो जनरली फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं।
अब ये इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि इनको ब्रेक करना पड़ता है बॉडी में। इनके ब्रेक नहीं होगा तो हमारी बॉडी इसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, इसको इनसप्लाई नहीं कर पाएगी। इसलिए जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो फैट को फैटी एसिड में, इसके लिए एक अलग एंजाइम है, बस इतना जान लीजिए कि क्या ये कन्वर्ट करता है फैट को फैटी एसिड में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, और इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए कि कौन किस फॉर्म में ब्रेक होता है। अभी हायर क्लासेस में इसके बारे में और हम लोग पढ़ेंगे, अभी इसके बारे में उतना एक्स्ट्रा जानने के लिए ज़रूरी नहीं है। और देखिए ये एमिलेज जो होता है वो हमारे माउथ में एंजाइम सीक्रेट होता है, उसका सेलेब्री एमिलेज होता है। इसका कुछ नहीं, ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को सिंप्लीफाई करता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट किस में, ग्लूकोज में सिंप्लीफाई होता है। फिर हमारे जाता है स्टमच के पास। स्टमच में हमारे कुछ, ये इसको आप नोट कर लीजिए, मैं लिखा नहीं हूँ। स्टमच में हमारे ग्लैंड होते हैं जिसको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, उसके वॉल पे होते हैं, वो 3 तरह के जूसेस सिक्रेट करते हैं। ये हैं वो 3 जूसेस, HCl, पेप्सिन, म्यूकस, ये 3 तरह के वो होते हैं। ठीक है, और जो पेप्सिन होता है उसका फंक्शन होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना अमीनो एसिड में, उसको सिंप्लीफाई करता है। और जो म्यूकस होता है, HCl जो होता है, वो हेल्प करता है टू डाइजेस्ट प्रोटीन। पेप्सिन को मदद करता है टू प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। उल्टा हमारे बॉडी जो हम लोग खा लेते हैं कभी कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है, उसको मार देता है। ठीक है, म्यूकस जो होता है उसका मेन फंक्शन ये होता है कि वही जो वो HCl आया रहता है उसको हमारे स्टमच को अपने ओन सिक्रीशन से बचाता है। अब आप लोग सोचेंगे हाँ HCl जो होता है इतना खतरनाक होता है, पेट ही जला देगा उसका। और मैं ये बता दूं कि pH स्केल अगर आप लोग ने पढ़ी है नहीं पढ़ी है तो बता दीजिए, एसिड एंड बेसिस की बता दूं। pH स्केल के अनुसार जो गैस्ट्रिक जूस होती है उसकी pH 1.1 होती है, 1.1। ठीक है, 1.1 होती है, जो कि हमारे पेट को जलाने के लिए काफ़ी होती है। लेकिन म्यूकस जो ऐसा मेम्ब्रेन होता है हमारे पेट को HCl से जलने से बचा देता है। इसी HCl के कारण कभी कभी हम लोग को एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, अभी इसके बारे में पढ़िए। बाइल जो होता है उसका कोई फंक्शन नहीं, वो फैट को थोड़ा सा, वो जो हमारे फूड आते हैं उसको यूज़ करता है। और ये लाइपेस और ट्रिप्सिन जो होता है ये पैनक्रियाटिक जूस होते हैं जो हमारे पैनक्रियास सिक्रीट करते हैं। ठीक है, ट्रिप्सिन इसका एक एग्जांपल है जो बचे कुचे प्रोटीन को अमीनो एसिड में करता है, और लाइपेस जो होता है वो फैट को फैटी एसिड में करता है। ठीक है, इसको आप लोग इस नोट्स देख लीजिए। ठीक है, बाइल होता है वो एसिडिक फूड को बेसिक फूड बनाता है, इसके बारे में अभी बहुत से अच्छा एक्सप्लेनेशन मैंने पीछे दिखाया है। ठीक है, अब देखिए पेप्सिन जो होता है उसको डाइजेस्ट प्रोटीन अमीनो एसिड में करने के लिए यूज़ होता है, मैंने आपको अभी बताया। बैक्टीरिया किल के लिए यूज़ होता है। म्यूकस जो होता है वो हमारे ओल सेक्रेशन को करता है। अब जो होता है हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, अगर मैं आपको बताऊं अच्छे से नोट करना। ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, यहाँ से देखिए। अब मैंने आपको बता दिया पूरा डाइजेशन के बारे में, क्या गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, क्या पैनक्रियाटिक जूस होते हैं। नहीं बताया तो आगे बता दूंगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ से हमारे फूड होते हैं, यहाँ पे जाता है, यहाँ पे माउथ की कैविटी को हम लोग ब्यूकल कैविटी बोलते हैं, ये सबसे अच्छा फंक्शन है, इसको ब्यूकल कैविटी कहते हैं। यहाँ से जो फूड आता है यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट होता है यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है, यहाँ सेलेब्री एमिलेज की वजह से। ये देखिए इतनी लॉन्ग ट्यूब जो गई है, यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ पे जाएगी स्टमच में। स्टमच में फूड चर्न होता है 3 घंटे तक। ठीक है, फिर यहाँ से ये जाता है यहाँ पे बाइल डक्ट, फिर यहाँ पे जो बाइल होता है यहाँ पे हमारे फूड को एसिडिक से अल्कलाइन बनाता है। फिर यहाँ से धीरे धीरे यहाँ से ये जो होता है पैनक्रियास जाता है, पैनक्रियाटिक जूस उस पर ऐड करते हैं, फिर बचा कुचा जो होता है फिर यहाँ पे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको और चर्न करते हैं। और स्मॉल अब इसको देख लीजिए, यहाँ से जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन भी मेन होता है। अब जो फूड पाइप का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है उसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और ये देख लीजिए यहाँ पे जो होता है पैनक्रियाज से, फिर पैनक्रियाटिक जूस की वजह से कुछ फूड और जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। फिर वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में जहाँ वो वाटर सीक्रेट करते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसकी वजह से हमको और एब्जॉर्प्शन होता है, बचा कुचा अमीनो एसिड, वाटर और प्रोटीन जो भी बचा कुचा न्यूट्रिएंट होता है उसको बचाता है, वेस्टेज को कम करता है। ठीक है, अभी आगे इसके बारे में पढ़ना है। डायग्राम मैंने आपको पहले बता दिया, इसके बाद डायग्राम के बेसिस पे आप इसको समझ सकते हैं। तो बच्चों ये देख लीजिए, मैंने आपको बताया था इतना अच्छे से सब कुछ, उस डायग्राम की मदद से मैंने आपको बहुत से सब कुछ समझा दिया। अब पेप्सिन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था, म्यूकस के बारे में भी आपको बता दिया था। अब जो हमारा फूड होता है उसके आगे उस डायग्राम में नहीं दिया था, वो एग्जिट जो होता है
वो हमारे एक मसल से कंट्रोल होता है, उसको हम लोग स्पिंचर मसल बोलते हैं, स्पिंचर मसल है। हर्बीवोर के पास काहे इतना बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, क्योंकि उसको फाइबर से अब फूड निकालना रहता है और हर्बीवोर को मीट से निकालना होता है। अडल्ट मैन का जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर लॉन्ग होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहा गया है क्योंकि उसकी विड्थ बहुत कम होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन बहुत छोटा होता है, वो 1.5 मीटर ही का होता है। लेकिन उसकी जो विड्थ होती है इतनी मोटी होती है, इसकी रेडियस इतनी मोटी होती है, ताकि इस वजह से उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला गया है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो सीक्रेशन होता है उसको लीवर और पैनक्रियास से ही होता है। लीवर बाइल को सीक्रेट करता है जो नॉर्मली गालब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। ये देखिए, जो बाइल होता है वो अल्कलाइन होता है, वो हमारे फूड को इंसम्प्लाई कर देता है, प्रेजेंट करता है, और एसिडिक फूड को जो होता है उस चम्मच से आता है उसको अल्कलाइन बोलता है, ताकि पैनक्रियाटिक जूस उस पर एक्ट कर सकें। ठीक है, एंजाइम। और इसको आप देख लीजिए, नॉट ओनली इमीडिएटली स्टोर्ड, जो होता है जो फूड होता है डाइजेस्टेड फूड वो यूज नहीं होता है बॉडी से, वो स्टोर कर लेते हैं लीवर में इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग ग्लाइकोगन बोलते हैं। मैंने आपको पहले ही पेज पे पढ़ा दिया था, पहले या दूसरे पेज पे, कि जो प्लांट होता है वो स्टार्च पे स्टोर करता है, जो हमारी बॉडी स्टोर करती है उसको हम लोग ग्लाइकोगन बोलते हैं। और इनर सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन इज कॉल्ड ऑफ हैव टाइनी मिनी ऑफ फिंगर्स कॉल्ड प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। विलाई का कुछ इस हिसाब से स्ट्रक्चर होता है। स्टूडेंट्स ये देख लीजिए, कैमरामैन ज़रा इधर शिफ्ट कीजिए। हाँ, थैंक यू वेरी मच। ये देखिए, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। आप बोलेंगे सर ये इस टाइप का क्या स्ट्रक्चर होता है, मतलब इतना मुड़ा मुड़ा। इसका इतना सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है कि सीक्रेट करता है, फूट जाएगा, यहाँ फंस जाएगा, इसको सीक्रेट करेगा, इसको एमिनो एसिड और बचा कुचा जितना सब कुछ होता है उसको सिंप्लीफाई, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है विलाई की मदद से। ये विलाई है, ठीक है, इसको आप लोग विलाई के नाम से जानते हैं। इसका अच्छे परफेक्ट डेफिनेशन मैंने बता दिया है। इनर सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन which inner surface of the small intestine have tiny like finger like projection called villi। ठीक है, इसके बारे में आप लोग जान गए हैं। अब आप देख लेते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसको हम रेक्टम बोलते हैं, जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड कुछ समय के लिए स्टोर होता है, और जो हमारे बॉडी में फेसियस मतलब होता है पॉटी, मतलब जो भी हम लोग सीक्रेट करते हैं। ठीक है, और एग्जिट ऑफ द फेसेस कंट्रोल बाय द एनाल स्पिंचर। खराब किया हुआ। अब देख लीजिए, डेंटल कैरीज जो होता है मतलब टीथ की दिक्कतें, जो हमारे हार्डेस्ट आउटर कवरिंग ऑफ टूथ होता है उसको हम लोग एनामेल बोलते हैं, कि हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। ये कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला मैं बच्चों आप लोगों को बता रहा हूँ। ये देखिए, कैमरामैन जरा शिफ्ट। हाँ, कैल्शियम फॉस्फेट का ये फॉर्मूला होता है Ca3PO4 का होल टाइप 2। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक, अभी आप लोग 9th में फॉर्मूला बनाना सीखे होंगे, नहीं सीखा तो मैं पक्का बता दे रहा, आप लोग वीडियो बनाने के कहती मैं बनाने के लिए उतावला हुआ हूँ 9th का, बोल दीजिए एक बार मैं बना दूंगा। ठीक, डेंटाइन जो होता है वो सिमिलर टू बोन होता है। पार्ट ऑफ द टूथ बिलो द एनामेल इज कॉल्ड डेंटाइन। ठीक है, जो पार्ट ऑफ टूथ होता है, जो टूथ के नीचे होता है उसको डेंटाइन बोलते हैं। ठीक है, अब हमारी बॉडी में मुंह में कभी कभी लैक्टिक एसिड बन जाता है, शुगर जब चर्न होता है। ठीक है, वो लैक्टिक एसिड, और हमारे मुंह में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम लोग लैक्टोबैसिली बोलते हैं, या फिर बहुत से बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे दांत में छोटे छोटे कैविटी बहुत होल कर देते हैं। ठीक है, उसको हम लोग डेंटल कैरीज बोलते हैं। और हमारे दांत में जो पीला पीला कवरिंग लग जाता है मुंह पे, उसको हम लोग डेंटल प्लैक्यू बोलते हैं। ये हमारे बैक्टीरिया का सेल वॉल हो सकता है या फिर फूड हो सकता है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। ये देखिए, डेंटल प्लैक्यू, इसके बारे में डेंटल प्लैक्यू में बताया हुआ था। ठीक है, अब रेस्पायरेशन क्या होता है, इसमें रेस्पायरेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। लीजिए, इसमें मैंने जो बोला था रेस्पायरेशन के लिए, जो प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इन्वॉल्व ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इनटू अ सेल फॉर द रिलीजिंग एनर्जी फॉर बर्निंग द फूड है, अब एलिमिनेटिंग द फूड। अब देख लीजिए, इसमें जो होता है रेस्पायरेशन के लिए मैंने बता चुका हूँ, फूड प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। इसमें जो बाई प्रोडक्ट होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है। ठीक है, इसमें अब देख लेते हैं। अब हो गया, इसका ये मेन पार्ट आपका हो गया आता है। अब यहाँ पे आते हैं, रेस्पायरेशन इज एसेंशियल फॉर अ बॉडी है। अब रेस्पायरेशन कुछ बेसिस पे फोटोसिंथेसिस से बहुत एकदम अपोजिट है। ठीक है, वो देखते हैं हम लोग, जिसमें होता है फोटोसिंथेसिस में जो होता है वो फूड बनाता है, वो एक्जोथर्मिक नहीं होता, वो एंडोथर्मिक होता है, मतलब उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, सनलाइट एनर्जी है। और जो ये फोटोसिंथेसिस होता है वो एक्जोथर्मिक होता है, जिसमें एनर्जी निकलती है। अब देख लीजिए, इसको में जो होता है फोटोसिंथेसिस में जो बाई प्रोडक्ट होता है वो उससे टोटली डिफरेंट होता है। फोटोसिंथेसिस में जो होता है
वो ऑक्सीजन की जगह वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लस वाटर प्लस सनलाइट हैं, फिर एनर्जी ऑक्सीजन के रूप में देते हैं। वही रेस्पिरेशन में जो होता है फूड प्लस में ऑक्सीजन होता है और रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी जो होता है बाई प्रोडक्ट उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब इसमें जो एनर्जी होती है, अब देख लीजिए इसमें जो होता है मैंने बता दिया, उसमें जो बाय प्रोडक्ट होते हैं सिंपली डिफरेंट होते हैं। एटीपी जो होता है इसमें हम लोग एक नया टर्म पढ़ेंगे एडीपी। एटीपी होता है जिसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं और एडीपी जो होता है उसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। इस एटीपी को एडीपी में बनाने के लिए एडीपी में एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए। हाँ, और इसमें जो फोटोसिंथेसिस होता है फिर मैं बता दूँ एंडोथर्मिक होता है और रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक होता है। अब जब एडीपी टूटती है तो उसके एक इक्विवेलेंट एनर्जी निकलती है, वो उस एनर्जी को 30.5 किलो जूल पर मोल के इक्विवेलेंट होती है। तो उसके मल्टीपल में होगी, 2 गुनी होगी, 4 गुनी होगी, 5 गुनी होगी, 12 गुनी होगी, 10 गुनी होगी, इसकी आधी होगी, 1/4 होगी या फिर इसकी 1/3 होगी, लेकिन इसी के इक्विवेलेंट होगी है। अब एटीपी के हिसाब से जब हम लोग इसमें पढ़ लिया तो इसमें जो हम लोग कुछ और पॉइंट्स पढ़ेंगे ग्लाइकोसिस और प्यूरिक एसिड के बारे में, जो प्रोसेस बहुत ही नए हैं। अब देख लीजिए ग्लूकोज, जो ग्लूकोज होता है उसमें 6 कार्बन एटम होता है मेरे फॉर्मूले के हिसाब से C6। वो साइटोप्लाज्म में जैसे इंटर होता है वो 3 कार्बन एटम के हिसाब से ब्रेक हो जाता है। उस 3 कार्बन एटम को प्यूरेट बोलते हैं। अगर ऑक्सीजन के फॉर्म में वो उसको रिएक्ट करे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो एथनॉल बनेगा और उसका बाई प्रोडक्ट CO2 होगा और बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी आएगी 2 ATP। इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई है बट उतनी नहीं, सफिशिएंट नहीं है, तो उसमें लैक्टिक एसिड और 3 कार्बन एटम और एनर्जी बनेगी। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब होगा CO2 बनेगा, एनर्जी 38 ATP बनेगी मतलब लार्ज एक्सटेंट पे, और वाटर भी होगा, ठीक है। इसको मेन पार्ट है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। कर्ब साइकिल के हिसाब से ये पूरा है जो 11th में पढ़ाया जाने वाला। अब फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया पूरा डाइजेशन सिस्टम, पूरा न्यूट्रिशन सिस्टम ह्यूमन बींग्स का। कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसके हिसाब से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब रेस्पिरेशन इन प्लांट के बारे में पढ़ना है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, पहले हम लोग को जान बताइए ये दोनों क्या होती है। ये दोनों रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं। एनिमल ऑफ रेस्पिरेशन और एनिमल्स ऑफ रेस्पिरेशन और एनिमल इन रेस्पिरेशन इन प्लांट एक दूसरे से डिफरेंट है कुछ थ्री एक्सपेक्ट्स पे, कि प्लांट के पास रेस्पिरेशन एक सिंगल इंडिविजुअली होती है स्टोमेटा होती है, वहीं से वो सांस लेते हैं। बार्क पे एक लेटिंसेंस होती है, वो भी ट्री में, जहाँ से वो सांस लेती है। इंडिविजुअली होता है हर एक के पास अपना एक रेस्पिरेशन पार्ट होता है, ठीक है। वही जो ये वो ह्यूमन बींग होती है या फिर एनिमल होते हैं उसमें रेस्पिरेशन एक सिंगल यूनिट पे होती है। अब रेस्पिरेशन इन प्लांट जो होता है वो लिटिल रेस्पिरेटरी गैसेस में होती हैं, उसमें बहुत ही कम ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, क्योंकि हर एक अपना इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहा है, हर एक पार्ट ऑफ प्लांट रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा है, इसलिए बहुत ही कम जगह उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि उसको ट्रांसपोर्ट करें हैं। वही हमारे बॉडी में नोज से लंग से हर जगह ऑक्सीजन बहुत ही लार्ज सरफेस एरिया, बहुत सी ज़्यादा एरिया कवर करती है, बहुत ज़्यादा रेस्पिरेशन है। अब रेस्पिरेशन इन प्लांट अकर एट स्लो रेट एज कम्पेयर टू एनिमल, ठीक है। एनिमल से प्लांट का कंपेयर कर रहा है तो रेस्पिरेशन रेट जो है वो भी बहुत कम है। लेंटिसेस एक स्मॉल एरिया ऑफ वुडी स्ट्रीम, जहाँ पे वो होते हैं पेड़ बहुत बड़े होते हैं, इस वजह से वहाँ पे जहाँ लीफ होती है वहाँ से ऑक्सीजन यहाँ तक नहीं पहुँचा सकती, इसलिए एक लेंटिसेस होती हैं, एक बार्क की जगह जहाँ पे सेल बहुत ही लूजली पैक्ड होती हैं, जहाँ पे रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज होती है। अब देखते हैं इसमें और स्किन जो होती है वो कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखते हैं। स्किन जो होती है अर्थवॉर्म, गिल्स एक्वेटिक एनिमल्स, स्पाइरिकल्स, ग्रासहोपर, लंग्स ह्यूमन बींग्स। ग्रासहोपर के पास कुछ लार्जर एरिया ट्यूब होती है जिसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं, और स्मॉल ट्यूब को ट्रैकियोल्स बोलते हैं। कुछ कॉमन फंक्शन होते हैं जो सभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के कॉमन फंक्शंस होते हैं प्लांट के, कि सबके पास एक लार्ज सरफेस एरिया होता है और सबकी वॉल बहुत थिन होती है फॉर इजी डिफ्यूजन है। अब सबके पास एक रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल होती है, रिच सप्लाई ऑफ ब्लड होती है। एक्वेटिक एनिमल्स की जो कंपेयर करें तो
ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा हायर रेट होती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो वाटर में बहुत ही कम डिजॉल्व होता है। इस पॉइंट को पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत कम डिजॉल्व होता है। इस वजह से वाटर में जो ऑक्सीजन होता है बहुत कम मात्रा में होता है। इससे जो हायर ब्रीदिंग रेट होता है वो उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। हायर ब्रीदिंग रेट हेल्प द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म टू गेट मोर ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट है। और हम लोग जहाँ पे रिस्पायर करते हैं, एटमॉस्फेयर बहुत ही रिच सोर्स ऑफ ऑक्सीजन होता है। इस वजह से हम लोग दो ही ब्रीदिंग रेट से अपने कम ही इस ब्रीथ रेट से ऑक्सीजन ले लेते हैं। डिफ्यूजन टेक प्लेस इन अमीबा। अमीबा ही से ही डिफ्यूजन प्रोसेस से ही वो रेस्पायर करता है। नहीं, हम लोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इन लार्ज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्योंकि हम लोग बहुत ही लार्ज सरफेस एरिया है, हमारी बहुत ही ज़्यादा सेल से बने हैं, और डिफ्यूजन से हर एक सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है हमारे लिए। इस वजह से हम नहीं कर सकते इसको। फ्रेंड्स, अभी हम लोग पढ़ेंगे रेस्पायरेशन इन ह्यूमंस। रेस्पायरेशन इन ह्यूमंस जो होता है वो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जैसे नॉस्ट्रिल, जो हमारे नाक के छेद होते हैं उसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं। नोज, नेसल पैसेज और ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स, एल्वोली, कुछ ये ऑर्गन्स हैं जो कि रेस्पायरेशन पार्ट के हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। रेस्पायरेशन का ये बहुत ही फंक्शन होता है कि ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में लाना, ठीक है। अब लंग्स जो होता है हमारी बॉडी में एक कैविटी पे टाइट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं चेस्ट कैविटी और थॉरिक कैविटी है। चेस्ट कैविटी को दूसरा नाम थॉरिक कैविटी दिया गया है। और जो हमारी बॉडी है उसको इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन से इनहेल करते वक्त वहाँ से अभी हम लोग अच्छे वेल डायग्राम से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देख लीजिए, मैंने बोला था क्या कहते हैं डायग्राम में दिखाने के लिए। तो ये नेसल पैसेज है, जहाँ पे वो है माउथ कैविटी, ब्यूकल कैविटी हो गया। यहाँ से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं, और इनहेल करते 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 यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे दो जो ट्यूब है दो जगह डिवाइड होते हैं, इसको ब्रोंकी होल्स बोलते हैं, ब्रोंकी बोलते हैं। और ये जो और डिवाइड हो जाता है उसको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और जो अंतिम में एल्वोलर सैक्स हो जाते हैं, जिसके लास्ट सरफेस एरिया बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है टू कैप्चर मोर ऑक्सीजन, उसको हम लोग एल्वोली बोलते हैं। रिंग ऑफ कार्टिलेज, आप पूछेंगे क्या होता है सर? जो हमारी ट्रैकिया होती है कभी कभी उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है, तो कोलैप्स मतलब सट ना जाए उसके वॉल, इसलिए उसको हम लोग रिंग ऑफ कार्टिलेज से सपोर्ट दिए रहते हैं, ठीक है। लैरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स होता है, और ये जो चेस्ट होता है हमारा, जो लंग्स होता है वो रिब केज से ही कंट्रोल होता है, ठीक है। इसमें एक फैक्ट जान लीजिए, एक ये फैक्ट है जो हमारे बॉडी में लंग कैंसर कैसे होते हैं। लंग कैंसर ऐसे होता है कि हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें कुछ हेयर्स होते हैं, सीलिया, जिसको हम लोग सीलिया बोलते हैं। वो बहुत ही हमारे बॉडी के लंग्स में जर्म्स और डस्ट पार्टिकल्स जाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। और हम लोग जब स्मोकिंग करते हैं तो वो जो हेयर्स होते हैं वहाँ से हट जाते हैं, और वो हमारे लंग्स के अंदर जर्म्स और डस्ट पार्टिकल्स बहुत आसानी से एंटर कर जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से हमें लंग्स कैंसर की बीमारी होती है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग को पढ़ना था, अभी कुछ पार्ट्स हमने रेस्पिरेशंस के देख ही लिए उस क्या कहते हैं डायग्राम की मदद से। अब इसमें देख लेते हैं जो हमारा नेसल पैसेज होता है। हम लोग कभी कभी खाना खाते हैं तो हम लोग जब बात करने लग जाते हैं तो खाना सरक जाता है। कैसे सरक जाता है? क्योंकि हमारे जो हार्डी बोनी पैलेट होता है वहाँ से हट जाता है, और हमारे जो माउथ कैविटी से सीधे वो खाना विंड पाइप के अंदर चल जाता है, और विंड पाइप के थ्रू नोज़ में चला जाता है, ठीक है। हमारे जो नोज़ में छोटे छोटे हेयर होते हैं, म्यूकस होते हैं, टू फिल्टर करते हैं वो एयर को, कि डस्ट पार्टिकल्स, इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर ना चली जाए, ठीक है। थोरिक्स पार्ट होता है जो हमारे थ्रोट और माउथ के बीच के पार्ट होता है, उसको हम लोग फेरेनिक्स बोलते हैं, और इसको ट्रैकिया को हम लोग कॉमनली विंड पाइप बोलते हैं। अब आप लोग ये डर मत जाइए कि ट्रैकिया होती क्या है। ट्रैकिया होती है विंड पाइप होती है, और ट्रैकिया को एक कार्टिलेज से हम लोग सपोर्ट मिलता है, जिसे हम लोग मतलब एक सॉफ्ट बोन से सपोर्ट मिलता है, जिसे हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। इधर लाई दीजिए। हाँ, अब लंग्स लाइक, हाँ, हमारे लंग हमारे जो होते हैं वो एक चेस्ट कैविटी में लाई करते हैं, जिसको हम लोग थोरिक कैविटी बोलते हैं, जैसे मैंने भी आपको बता चुका है। और हमारे एब्डोमल कैविटी और थोरिक कैविटी को सेपरेट करने के लिए मस्कुलर शीट होती है, जिसको हम लोग कभी कभी इनहेल करते वक्त उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है, उसको हम लोग डायफ्राग्राम बोलते हैं। हमारा लंग्स जो होता है एक टू मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, उसको हम लोग प्लेरा बोलते हैं। और जो हमारा लंग्स होता है वो एक बोनी
केज से बाउंडेड होता है, उसको हम लोग रिब्स बोलते हैं। और इसमें जो पाउच लाइक एयर सैक्स होते हैं जो ब्रोंकी होल्स के एंड पे होते हैं एल्वोली, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हेल्प करते हैं टू कैप्चर मोर ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है। अब हम लोग को देखना है कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में अब हम लोग को पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसके बारे में पहले जानने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने पड़ेंगे कि ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत ही कम डिजॉल्व होता है किसी भी सब्सटेंस में हेमोग्लोबिन को छोड़कर, हैं। और जो हमारी CO2 होता है वो बहुत ही कंपेरेटिवली मोर डिजॉल्वेबल इन वाटर या फिर किसी और सब्सटेंस पे बहुत ज़्यादा तगड़ी से डिजॉल्व हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ब्लड, हैं। और जो हमारा ब्रीदिंग रेट होता है, मतलब जितनी बार लंग्स हमारा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है और डायफ्राग्राम भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। अब डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन जो होती है वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारी बॉडी की कम कर देती है, ऑक्सीजन कैरी ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब CO जो होते हैं, CO मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी एफिनिटी मतलब इसका जो अट्रैक्शन होता है वो ब्लड के प्रति 10। अब जो होता है यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन का मैं बताया, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है, टायर्डनेस होती है। अब मैं आपको बीच में एक बात से नोटिफाई करना चाहूँगा, कुछ आवाज़ आ रही है मेरे घर में, थोड़े छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत ही डिस्टर्बिंग एलिमेंट हैं, छोड़िए उनके बारे में, उनकी आवाज़ पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमारी बॉडी बहुत ही लार्ज सरफेस एरिया की है, इसलिए हमारा बॉडी कभी भी कोई चीज़ इंडिविजुअली नहीं करता है, जो भी करता है एक सिंगल यूनिट पे करता है, ठीक है। इसीलिए हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब प्लांट में जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दो टाइप से होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल कंडक्ट करता है, और जो फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट्स, ये हमेशा डाउनवर्ड से अपवर्ड जाएगा, और फ्लोएम जो होता है वो अपवर्ड से डाउनवर्ड आएगा, है, ठीक है। अब जो वाटर और मिनरल होता है वो हमारे बॉडी में, जो हमारा CO2 होता है मोस्ट सॉल्युबल होता है। अब डेफिशिएंसी के कारण हम लोग का ये दिक्कत हो रहा है। अब देख लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। मैंने आपको बताया कि हम लोग कुछ भी इंडिविजुअली नहीं करते, सब कुछ एक सिंगल यूनिट पे करते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में देख लें तो इसमें हमने अभी आपको बता ही दिया है। जाइलम में जाइलम वेसल और एक होता है ट्रैकिड, में ख्याल से वो ये वही दो कंडक्टिंग टिश्यू होती हैं जाइलम में, हैं। ये लोग कुछ ज़्यादा नहीं इसके बारे में दिया है, इसके बारे में मैं हल्का सा बता दिया कि ये नॉन लिविंग होते हैं, इनके पास साइटोप्लाज्म नहीं होता, न्यूक्लियाई नहीं होता, और लिग्निन के ऊपर सपोर्ट रहता है। फ्लावरिंग प्लांट्स जो होता है वो वेसल में रहेगा। या फिर ट्रैकिड के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि ये भी डेड सेल वॉल से बनता है, और जो इसका सेल वॉल होता है वो भी लिग्निन का बना होता है, मतलब बहुत ही हार्ड होता है। ये कंडक्टिंग के साथ साथ स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराता है। आउटर, अब ये सब तो हो ही गया हमारा, ये सब कुछ नहीं है। इधर थोड़ा सा प्लेस कीजिए प्लीज़। हाँ, अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर प्लांट ऑफ द बॉडी प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब इसमें जो होता है, इसमें मान लीजिए अब एक डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा, उसके साथ ये क्या एक डायग्राम है, मैं बताऊँ बहुत अनटाइडी डायग्राम है लेकिन कोई नहीं। इसमें जो यहाँ पे सुक्रोज रहते हैं, ये एक जाइलम साइड ट्यूब से सुक्रोज जो होते हैं यहाँ पे आते हैं एनर्जी यूटिलाइज करके, ATP को यहाँ सुक्रोज आ जाएंगे। तो ये हमारे जो इस ट्यूब में ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा कर देगा, तो यहाँ से जाइलम से वाटर इसके अंदर क्लॉग होने लग जाएगा। जो सुक्रोज होते हैं यहाँ से यहाँ चल जाएंगे, और ये भी, और यहाँ पे सुक्रोज की कमी यहाँ पे, तो ये यहाँ से सीधे यहाँ जाएंगे, ठीक है। सीधे इस सुक्रोज यहाँ पे वाटर के कारण यहाँ आ जाएंगे और यहाँ चल जाएंगे, ठीक है। तो यही था, इसकी डेफिनेशन मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक में, ठीक। उस पेज को आप पढ़ लेंगे तो और अच्छे से आपको इसका क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा NCERT में, ठीक है। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे, जब हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा प्लांट के बारे में, अभी हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ब्लड में। ब्लड में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बॉडी में, हमारी ह्यूमन बॉडी में वो ब्लड से कैरी होता है। ब्लड के कुछ मेन कंपोनेंट होते हैं जिसमें प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है और प्लेटलेट है। इसके बारे में फंक्शंस पढ़ते हैं। प्लाज्मा जो होता है इसका फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ये मेन पार्ट होता है ब्लड का, जिसमें RBCs, WBCs, प्लेटलेट सब तैरते रहते हैं,
ये बहुत ही, इसमें 70% ऑफ द वाटर होता है 90% ऑफ द वाटर होता है, और फिर बाकी सेल वेट होता है। आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये ऑक्सीजन कैरी करता है और हेमोग्लोबिन की वजह से ये रेड रहता है। हेमोग्लोबिन क्या होता है? इट इज रेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। जैसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को हम लोग क्लोरोफिल कहे हैं, वैसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट को हम लोग हेमोग्लोबिन कहे हैं, ठीक है। ये इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है क्योंकि इनको, और न्यूक्लियस या फिर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता क्योंकि इनको लार्ज सरफेस एरिया चाहिए टू कैरी मोर ऑक्सीजन। इसी वजह से इनके पास न्यूक्लियस भी नहीं होता है, ना इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है एट मैच्योरिटी, ठीक है। ये बोन नैरो में बनते हैं, बहुत ही इनका लाइफ स्पैन लॉन्ग नहीं होता है, मुश्किल से 1 हफ्ता या फिर हो सकता है, और बहुत ही फास्टली ये बनते हैं। WBCs के बारे में बात करें तो ये WBCs जो होते हैं ये हमको हेल्प करते हैं टू फाइट विथ इन्फेक्शन है फ्रॉम डिजीज़। ये ऐसे केमिकल बनाते हैं टू फाइट विथ इन्फेक्शन कॉल्ड एंटीबॉडीज़, और इसको सोल्जर ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। इनके पास न्यूक्लियस होता है, और WBCs का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट, और RBC का दूसरा नाम होता है एर्थोसाइट्स हैं। और प्लेटलेट का दूसरा 2 नाम होते हैं, एक का मेगा कैरियोसाइट्स, दूसरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। प्लेटलेट जो होता है वो टाइनी फ्रैगमेंट होता है, इसका कोई ज़्यादा फंक्शन नहीं, ब्लड कोआगुलेशन के लिए यूज़ होता है मतलब ब्लड को क्लॉटिंग के लिए यूज़ होता है। ये क्लॉट नहीं करेगा तो क्या होगा है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। और जो ह्यूमन ब्लड का फंक्शन होता है, ये डाइजेस्टिव फूड कैरी करते हैं, ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट भी एज वेल एज कैरी करते हैं, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी कैरी करते हैं जिसके पास ऑक्सीजन नहीं होता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है ह्यूमन बॉडी में वो जो होता है उसका मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के पास हार्ट और ब्लड वेसल होते हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। आर्टरी जो होता है वो बहुत ही नीचे लाई करता है, बहुत ही नीचे होता है, बहुत ही थिक होता है, और इसका जो वो होता है ये ऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी में कैरी करता है। और जो वेन होता है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है, ये बहुत ही थिन होता है, ठीक है। कैपिलरीज दोनों का कॉन्जेक्शन होता है। ऑर्गन सिस्टम जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। हार्ट जो बनता है, हार्ट वो कार्डियक मसल से बनता है। हार्ट, ह्यूमन हार्ट का जो होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। अपर और 2 चैम्बर में होता है एट्रियम, अपर एट्रियम, लोअर एट्रियम, अपर वेंट्रिकल, लोअर वेंट्रिकल, 4 पार्ट्स होते हैं। इस चैम्बर को एक दूसरे से सेपरेट होता है सेप्टम, ताकि ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड स्टोर ना हो जाए हैं। और ये एक मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। अब देखिए इसमें मैंने कार्डियक मसल के बारे में बताया जो कि इन्वॉल्ट्री होती है, और काफ़ी इसमें मस्कुलर टिश्यू में बारे में होता है, मैंने आपको ये सब भी बता दिया। अब इसके बारे में आते हैं पल्मरी वेन के बारे में। अब पल्मरी का मतलब जो होता है जो लंग से कनेक्टेड हो, चाहे जो आर्टरी हो, वेन हो। ये इसमें पल्मरी वेन का उल्टा फंक्शन होता है, ये ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है, और पल्मरी आर्टरी जो होता है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है। मेन वेन को वेना कावा बोलते हैं, और मेन आर्टरी को अरोटा बोलते हैं। ये लिख लीजिए, मैंने लिखा नहीं है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसमें, जिसमें एक हार्ट से जब ब्लड ट्वाइस बार पास करे उसको हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू हार्ट टू होता है। जैसे मतलब हार्ट टू लंग्स गया, फिर लंग्स से वापस हार्ट आ गया, इसको पल्मरी सर्कुलेशन कहते हैं। और ब्लड फ्रॉम हार्ट एंड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फ्रॉम बॉडी टू द हार्ट, ये होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। दोनों ये मिला के डबल सर्कुलेशन बनता है। अब देखते हैं एम्फीबियन के पास 3 चैम्बर हार्ट होते हैं जिसमें 2 एट्रियम 1 वेन। फिश के पास सिंगल सेल से होता है जिसमें 2 चैम्बर होते हैं, 1 एट्रियम 1 वेन, वेंट्रिकल है। अब हार्ट बीट के बारे में बताया। 1 कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट, और एक्सपेंशन ऑफ आर्टरी ईच टाइम व्हेन ब्लड फ्लोस इनटू इट इज कॉल्ड पल्स, नर्व पल्स, 72 पर मिनट, बीपी है। बीपी वो होता है जब प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी बाय हार्ट। द प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी फ्रॉम द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। इसमें 2 इसको एक्सप्रेस करने का वैल्यू है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जो होता है इसके बारे में पहले हम लोग टर्म देख लें। सिस्टोल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ द हार्ट होता है, डायस्टोलिक फेज होता है वो रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट होता है। अब सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है, अब बीपी मशीन देखोगे एक जगह होता है 80 mmHg, 120, उसका ऐसे 40 के डिफरेंस में होता रहता है। वो बीपी मशीन आप देखेंगे तो वो देखेंगे। मैक्सिमम प्रेशर एट विच ब्लड लीव्स द हार्ट फ्रॉम द मेन आर्टरी ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन फेज इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, और मिनिमम प्रेशर एट विच आर्टरी ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड डिस्टोलिक प्रेशर।
है। बीपी को मेजर मरकरी से करते हैं, इसको स्पिग्नोमीटर से कहते हैं। हाई बीपी की दिक्कत को हाइपरटेंशन कहते हैं। इसमें रेजिस्टेंस ऑफ द हार्ट ब्लड बहुत ही ज़्यादा होता है। इसको 2 यूनिट होती है जिसके कारण हम लोग वो करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, अब इसके और लास्ट पार्ट में आते हैं एस्क्रिएशन। एस्क्रिएशन इसके बाद 1 मिनट का वीडियो और है। एस्क्रिएशन जो होता है, इस प्रोसेस में रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एस्क्रिएशन है। इसमें जैसे हमारे प्लांट में लीफ फॉल हो जाती है, ट्रांसपिरेशन से वाटर रिमूव हो जाता है, जब फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, फ्रूट से सॉलिड सब्सटेंस रिमूव हो जाते हैं। अब जब प्लांट वेस्ट जो अपने आप को जो उसका वेस्ट होता है स्टोर कर लेता है सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड बॉडीज के फॉर्म में, उसको हम लोग रेफाइड्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी और हम लोग देखते हैं। हो इतना ही है इसके बारे में। एस्क्रिएशन इन एनिमल, तो अमीबा कैसे एक्सक्रीज करता है? डिफ्यूजन से। अर्थ फॉर्म नेफ्रीडिया है, नेफ्रीडिया भी आगे पढ़ेंगे हम लोग क्लास 11th में। ह्यूमन में नेफ्रॉन जो होता है 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, उसके वजह से। वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी आर CO2 एंड यूरिया। यूरिया मतलब जो डिकम्पोज्ड प्रोटीन होता है, अनयूज प्रोटीन होता है। ठीक है, और एक्सक्रीटिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग के कुछ ऑर्गन होते हैं, 2 किडनी, 2 यूरेटर, 1 ब्लैडर, यूरेथ्रा। 2 किडनी, 2 गुर्दे हैं, मजाक कर रहा था। 2 किडनी, 2 यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। किडनी का फंक्शन होता है ब्लड को प्योरीफाई करना, यूरेटर का होता है उसको ट्रांसपोर्ट करना, ब्लैडर का होता है स्टोर करना, और यूरेथ्रा का मतलब होता है फाइनल स्टोर करना, फिर जब उसको फोर्स आए तो उसको बॉडी से सीक्रेट कर देना। रीनल आर्टरी को कहते हैं किडनी आर्टरी, जो डर्टी ब्लड को ब्रिंग करता है बॉडी को, और रीनल वेन को वेन कहते हैं जो क्लीन ब्लड को कैरी करती है दूसरी वेन है। अब कभी कभी जो होता है फंक्शनिंग ऑफ द किडनीज टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस यूरिया एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड, एक्सक्रीट देम इन द फॉर्म ऑफ ए येलोइश लिक्विड कॉल्ड यूरिन है। अब जो होता है यूरिन जो होता है वो ब्लैडर में स्टोर होता है, मैं बता दिया। अब जो एक किडनी होती है लार्ज एक्सक्रीटिव यूनिट से बनती है, उसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। और इस नेफ्रॉन के पास एक कप शेप्ड होता है, कॉइल ट्यूब टाइप की चीज़ होती है, जो अपर एंड में होता है उसको बाउमेन कैप्सूल, और उसका लोअर एंड होता है उसको हम लोग ट्यूबल बोलते हैं। दोनों मिला के नेफ्रॉन हो जाता है। इसका कोई ज़्यादा मेन फंक्शन नहीं है। इसमें ब्लंडर ऑफ द ब्लड कैपिलरीज होती है बाउमेन कैप्सूल में, जिसको हम लोग ग्लूकोमस बोलते हैं। ठीक है, किडनी डैमेज हो जाती है, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, और किडनी डैमेज हो जाती है तो उसमें ब्लड ठीक से क्लीन नहीं होता है, तब हमारे डायलिसिस होता है, जिसमें हमारे ब्लड आर्टरी, रीनल आर्टरी से गंदा खून लेकर उसको साफ करके वापस हमारी वेन में, रीनल वेन में देकर, जिससे हमारी बॉडी वापस वर्क करने लग जाए, खून होने लग जाए। इसको आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। इससे हमारा बस ब्लड क्लीन होता है रेगुलर, मतलब एक पीरियोडिक टाइम में उसको अटेंड करना पड़ता है। ठीक है, इसका ज़्यादा सिस्टम नहीं। अब कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसको मैंने वीडियो में नहीं दिखाया, उसको अब मैं दिखाने वाला हूँ। अब बच्चों आप लोग कहोगे सर आपने ना एनारोबिक और एरोबिक में डिफरेंस नहीं बताया, तो मैं ये नहीं चाहता कि कुछ पार्ट रह जाए। कुछ पार्ट रह जाएगा, मैं जानता हूँ 100% नहीं कवर कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी एरोबिक में जो होता है इसमें ऑक्सीजन प्लेस होता है, एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं प्लेस होता है। इसमें जो एरोबिक में कंप्लीट फूड ब्रेक होता है, इसमें पार्शियल फूड ब्रेक होता है। इसमें जो होता है एथनॉल होता है अंतिम प्रोडक्ट, मैंने आपको प्रीवियस में बताया था। इसमें एंड प्रोडक्ट होता है एनर्जी और CO2H2। ठीक है, यही बताना था अंतिम पार्ट है। लंग कैंसर के बारे में मैंने आपको बता दिया, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया। कुछ पार्ट अगर रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की थी, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यों टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का ब्रीडिंग रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। मैंने बता दिया था कि उसमें ऑक्सीजन का डिजॉल्व होता है, वाटर में बहुत कम होता है, इसलिए हायर ब्रीदिंग रेट हेल्प ऑर्गेनिज्म टू गेट मोर ऑक्सीजन। ठीक, और एक होता है कि एनारोबिक और एरोबिक में डिफरेंस क्या है ये भी मैंने बता दिया है अभी आपको, क्योंकि उसमें पार्शियल फ्रूट ब्रेकडाउन होता है, उसमें कंप्लीट फ्रूट ब्रेकडाउन। एक आखिरी डिफरेंस ये है, क्वेश्चन ये है कि एल्वोली जो होता है अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से क्यों उसको लंग्स के लिए सूटेबल बना गया है, क्योंकि उसका बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हाई सरफेस एरिया फाउंड करने के लिए मदद करता है, और जो कि एक अच्छा फंक्शन, एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीजन कैप्चरिंग एरिया बनाता है लंग्स के लिए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।